आगे बढ़ेंगे और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी सीतापुर से बीजेपी के एमएलसी पवन सिंह चौहान जी को। सर आप प्लीज मंच पर आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। 5 लीटर दूध, 2 किलो शक्कर और 250 ग्राम चाय की पत्ती, यह सिर्फ चाय बनाने की सामग्री नहीं है, ये तो सीतापुर के एमएलसी पवन सिंह चौहान की जिंदगी को बुलंदियों पर पहुंचाने वाला एक सम्मान। और ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि अगर इनके जीवन से आप परिचित होते तो शायद आप ये ना सोचते। तो इस सेशन के हम आगे शुरुआत करेंगे। पवन सिंगर सर, हमारे वरिष्ठ सहयोगी, ओवर टू यू सर। थैंक यू। पवन सिंह चौहान जी, सवाल आपसे शिक्षा से पहले करूंगा, फिर पॉलिटिकल करूंगा। शिक्षा को लेकर के हमारी सहयोगी ने पूछा सांसद महोदय से, खासतौर से सीतापुर को लेकर के, वो श्रेणी एक तरीके से हासिल करने का प्रयास कर रहा है ये जनपद। आप इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि आप पहले शिक्षा से जुड़े हुए हैं और लगातार शिक्षा के क्षेत्र में काम करते रहे हैं, तो कहाँ तक पहुँचा सीतापुर और आने वाले समय में कहाँ देख रहे हैं इसको? मैं सभी न्यूजीलैंड न्यूज नेशन के लोगों को मैं साधुवाद देता हूं कि आपने हमारे सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में ये आपने प्रोग्राम किया, इसके बाद साधुवाद। जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, माननीय सांसद जी ने बहुत विस्तार से बताया कि जब आए थे वो तब से ग्रेजुअली धीरे धीरे से शिक्षा का विकास हो रहा है। मैं जब यहाँ पर आया तो हकीकत में रोज़गार को लेकर बड़ी समस्या थी। शिक्षा के साथ साथ रोज़गार कैसे डेवलप किया जाए, मैं हर मंच पर और आज भी आपके न्यूज नेशन के माध्यम से मैं अपने सीतापुर वासियों को, सभी लोगों को आमंत्रित करता हूं कि जो भी बेरोजगार बच्चे हैं या बच्चियां हैं, पढ़े लिखे हैं, चाहे ITI कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, ग्रेजुएशन कर रखा है या BTech MTech कर रखा है, मैं सभी बच्चों को जात दिलाने की जिम्मेदारी लेता हूं। तो इसलिए लेता हूं क्योंकि हमारे पास करीब 600 कंपनियां टाइअप हैं। उन 600 कंपनियों करीब आज भी करीब 3200 की वैकेंसी खाली पड़ी है, मैं दे नहीं पा रहा। हकीकत ये है। हकीकत में अब जैसे जैसे टाइम आ रहा है, सरकार भी और प्राइवेट सेक्टर भी इस क्षेत्र में शिक्षा के विषय में बड़ा काम करेंगे, चाहे टेक्निकल को लेकर के हो और चाहे ग्रेजुएशन को लेकर के हो। उम्मीद है कि 2 साल के अंदर आपको एक बड़ा अचीवमेंट दिखाई पड़ेगा अपने सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में। सर एक सवाल ये है कि जो बेसिक एजुकेशन था, उसके बाद माध्यमिक का DG 1 किया गया, उच्च शिक्षा को लेकर के मुख्यमंत्री ने कैबिनेट में प्रस्ताव पास किए, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? और खास तौर से NCERT ने एक बदलाव किया है, उसको कैसे देखते हैं? अगर उस पर अगर आप खुल करके बोलेंगे तो मैं ज़्यादा सवाल उस पर नहीं पूछूंगा, लेकिन सवाल पूछूंगा। लेकिन नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग अब प्रैक्टिकल पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, थ्योरी पर ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन पहले से बहुत कटौती कर दी गई। 30% थ्योरी को कम किया गया और उतना ही एरिया हमारा प्रैक्टिकल पर, योगा पर, PT पर और शारीरिक विकास कैसे किया जा सकता है उस पर काम किया जा रहा है। मुझको लगता है जो नई शिक्षा नीति है, जो पहले ज़माने याद कर लीजिएगा, जो हम लोग किताबें चलती थी, वो मुश्किल से 4-5 किताबें लेकर के हम लोग कक्षा 5 पास हो जाते थे। आज जो क्लास 2 का बच्चा है, मुझको लगता है उस ज़माने का इंटर और 2 क्लास के जो अगर हम लोग कोर्स को वेट कर लें या उसको काउंटिंग कर लें तो बराबर दिखाई पड़ेगा। कारण यह है कि अब हमारी शिक्षा नीति, जो नई शिक्षा नीति आई है, उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत ज़्यादा है और हर एक क्षेत्र में, जो भी क्षेत्र में जो बच्चा करना चाहता है, उसके लिए बाकायदा हर एक कॉलेज में, अभी आपने कायाकल्प के तहत वो तो चेंज हो ही रहा है, अब हर कॉलेज में लगभग हमको लगता है कंप्यूटर का या जो हमारे एंड्रॉयड जो हमारे टैब आए हैं वो सब दिए जा रहे हैं, ताकि बच्चों को नई तरीके से शिक्षा को बढ़ाया जाए। और दूसरा जो हमारा, आपने देखा होगा कि पुराना इतिहास को बाबर हुमायूं हम लोग पढ़ के यहाँ तक पहुँच गए। बाबर हुमायूं ने क्या जो उन्होंने बता दिया वो हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। अब हमारे जो संविधान, मतलब हमारी जो शिक्षा, नई शिक्षा नीति आई है, तो हमारी इस भारतीय संस्कृति के हिसाब से जो हमारे महापुरुषों ने किया है उनका व्याख्यान होगा कि वो बच्चा जो पढ़ता है वैसा बनना चाहता है और बन होता है, खास करके क्लास 6 स्टैंडर्ड का, वो एक बहुत ही एक टर्निंग पॉइंट लाइफ का होता है। जब हम नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग, अब जब नए नए हमारे महापुरुषों के बारे में लोग जानेंगे, समझेंगे, तो वैसे लोग बनना भी चाहते हैं। तो मुझको लगता है जो नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग, चाहे हमारे बेसिक का हो, चाहे हमारे माध्यमिक का हो, चाहे हमारा ग्रेजुएशन लेवल की हो, सभी शिक्षा पर एक बहुत आमूलचूल परिवर्तन आएगा। ये परिवर्तन आपको 10 साल बाद दिखाई पड़ेगा
जबरदस्ती का। पवन जी, ये तो आपने नए तरीके की बात की है। जो आपके विरोधी है या जो विपक्ष है वो कह रहे हैं कि आपकी सिलेक्टिव अप्रोच है यहाँ पे, क्योंकि इलेक्शंस है, इससे पोलराइजेशन होगा, ऐसा उनका कहना है। इस पर आप क्या क्या कहना है? देखिए, होता क्या, विपक्ष का तो काम होता है कि हम लोग अगर दाहिने हाथ से खाना खाते हैं तो बाएं हाथ से खाना शुरू कर देंगे। उनका ये सिस्टम है कि जो हम कहेंगे उसका विरोध ही करना है, उनको उसका तरीका ढूंढ लेते हैं। तो जब विरोधी को लेकर के हम लोग क्या बोलते हैं, हमसे कोई लेना देना नहीं। हमारी सरकार विकास पर और संस्कृति पर, संस्कार पर काम कर रही है। और मुझको लगता है जहां संस्कृति है, संस्कार है, आने वाले टाइम पर 5-10 साल बाद देश वही तरक्की करता है। विपक्ष को हम लोग बिल्कुल नकार देते हैं। हम जानते हैं वो आज कहीं ना कहीं एक अलग तरीके से बात करते हैं, अलग तरीके से काम करते हैं, तो उनके तरीके को हम लोग हमेशा नजरअंदाज करते हैं। वो कुछ भी बोल सकते हैं। इसलिए आप जो बोल रहे हैं विपक्ष ऐसा बोल रहा है, हम विपक्ष बोल रहे हैं सुनता ही नहीं। हम सुनेंगे तो काम ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमको अपने देश का, अपने क्षेत्र का, अपने विकास करना। ठीक है, आप विपक्ष की बात नहीं सुनते हैं, आप केवल अपने क्षेत्र के बारे में सोचते हैं कि आपको आगे क्या करना है। शिक्षा की हम बात कर रहे हैं। साक्षरता दर, यहाँ पे जो लिटरेसी रेट है वो बहुत अच्छा नहीं है। अगर हम नेशनल एवरेज के हिसाब से देखें या फिर स्टेट वाइज देखें, बाकी जिलों के हिसाब से, कहाँ कमी आपको लग रही है कि बस वहां पर वर्क होना चाहिए और सीतापुर भी बाकी जिलों की तरह आगे बढ़ता चला जाएगा? देखिए, मैं 2 चीज बताना चाहूंगा। हमारा सीतापुर डिस्ट्रिक्ट इस पूरे प्रदेश में 2nd पोजिशन पर है, पूरे क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। पहला लखीमपुर पड़ता है, 2nd हमारा पड़ता है। अब उसके अकॉर्डिंग हमारा अगर पॉपुलेशन देखी जाए तो पॉपुलेशन में ठीक ठाक है। कुछ एरिया जरूर है जहां पर शिक्षा का अभाव है, उसकी वजह से थोड़ी सी रेटिंग डाउन होती है। लेकिन ग्रेजुअली देखेंगे तो हमारे अपने सीतापुर डिस्ट्रिक्ट की शिक्षा का मानक पिछले 3 साल से बहुत तेजी से बढ़ा है। तो हम लोग काम बेहतर कर रहे हैं। और यहाँ पर जो हमारी शासन की टीम बैठी हुई है, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, बहुत ईमानदारी से, बड़े मेहनत से, बड़े कर्मठ हैं। सब लोग बड़े मन से काम कर रहे हैं, चाहे संगठन हो और चाहे पार्टी हो, चाहे शासन स्तर को हो। आपका एमएलसी के कार्यकाल का 1 साल पूरा हो गया है। हाँ, पूरा। कैसा रहा आपका कार्यकाल? शानदार। मुझको लगता है कि जब कोई जनप्रतिनिधि बनता है, उसकी जो आकांक्षा रहती है, उसकी जो भावनाएं रहती हैं, उसके दिमाग में बहुत सारे विचार आते रहते हैं। उन विचारों को जमीन पर कैसे उतारा जाए, वो जब तक आप पास जनप्रतिनिधि ही नहीं है या किसी उच्च पद पर नहीं है, तब तो जमीन पर उतारना संभव नहीं है। फर्क क्या आया आपकी लाइफ में पहले और अब जब एक एमएलसी आप उच्च सदन गए, तो दोनों में फर्क कैसे देखते हैं आप? देखिए, 2 चीज़ें होती हैं। मैं बड़ा ईमानदारी से बात कर रहा हूँ। आज मैं अभी चंद्रिका देवी मंदिर का, मैं भगवान के पास से अभी उसका संरक्षक बनाया गया हूँ। जब मैं वहाँ पर गया तो आज जब मैंने शीश झुकाया माता के दरबार में, तो मैं पूरे जन कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए दुआ मांगी। पहले कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपना तक रहता था, अब मैं देखता हूँ कि कितना बड़ा परिवर्तन आया। तो अपने साथ में कुछ हमारे साथी बैठे थे, मैंने उनसे बताया कि मैंने देखिए 1 साल में इतना परिवर्तन आ गया। अब हमारी दुआ भगवान से भी मांग रहा हूँ, तो दुआ मांगने का तरीका बदल गया, अपने आप बदला। ऐसा नहीं मैंने बदला हो, स्वतः निकला। तो अब ये मैं आज ही मैं बात करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ नैमिषारण्य में चित्रकूट है। आपने नाम सुना है, नहीं सुना? एक बरेठी में चित्रकूट है, और इस चित्रकूट से उस चित्रकूट धाम, यहाँ चित्रकूट धाम है और चित्रकूट धाम डिस्ट्रिक्ट भी है, जहाँ पर हमारे तुलसीदास जी ने रचना किया था। तो आज एक बड़ा यहाँ से एक जत्था जा रहा है, जो हमारा चित्रकूट में मंदाकिनी नदी वहाँ पर है। यहाँ पर मंदाकिनी नदी थी, वो मंदाकिनी नदी सूख चुकी है और उसमें बहुत ही एक नाले का रूप उसने ले लिया है और उसमें लोग सिंचाई करते हैं। अब उसको पुनर्जीवित करने के लिए आज यहाँ के 50-60 लोगों का जत्था जा रहा है, जो यहाँ से पूजा अर्चना करके लेके जा रहे हैं, मिट्टी को लेकर के वहाँ से पूजा अर्चना करके मंदाकिनी नदी से सारे लोग जल लाएंगे, फिर यहाँ प्रवाहित करेंगे और नया विकास। अभी 4-5 दिन पहले हम और यहाँ के CDO साहब, कई संबंधित अधिकारी सिंचाई डिपार्टमेंट से वहाँ पर एक खुदाई करके शुरुआत की गई है। मुझको लगता है कि आज से शायद आपको याद होगा, 3-4 साल पहले की बात है, मैं लोक भारती में अवध प्रांत का अध्यक्ष भी हूँ। उसकी वजह से कठना नदी हमारे सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में आती है, वो सूख चुकी थी। लोग मोटरसाइकिल से निकलते थे, साइकिल से निकलते थे, पैदल निकल जाते थे। आज वहाँ नाव चल रही है। 4-5 साल के प्रयास में आज वहाँ पर, जहाँ पर 1 फुट 1.5 फुट पानी हुआ करता था, आज उस नदी में 3.5 फुट से लेकर के 4 फुट तक पानी आ गया, 5 फुट पानी आ गया कहीं कहीं। ये बड़ा प्रयास है। मुझको लगता है कि आने वाले दिनों में मंदाकिनी नदी भी उसी तरीके से 2-3 साल लगेंगे और उसमें भी पानी का बहाव रहेगा, जिससे पूरे जनमानस को फायदा मिलेगा। एक सवाल ये भी उठता है पवन जी कि यहाँ पर धार्मिक स्थल तो बहुत है, मंदिर बहुत है, लेकिन उन मंदिरों को लेकर, उस धार्मिक स्थल को लेकर मार्केटिंग उतनी ज्यादा नहीं होती है कि पर्यटन आ जाए।
कि श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे, क्योंकि अगर वो आएंगे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तो यहाँ के जो व्यवसायी हैं उनको भी फायदा होगा। उसको लेकर क्या कुछ किया जा रहा है, इसके बारे में बताइए। देखिए, किसी भी धाम की मार्केटिंग नहीं कर सकते हैं। श्रद्धा जहाँ होती है, वहाँ भावनाएं जुड़ जाती है, और मार्केटिंग नहीं होती। तो हम लोगों क्या यहाँ पर अपना नैमिषारण्य धरती है, 88,000 ऋषियों ने बैठ तपस्या की है, अरण्य रहा है। हाँ, अरण्य यहाँ से जरूर गायब हो गया है। उसको पुनर्गठन कैसे किया जाए, उसको वृक्षारोपण कैसे किया जाए, जो अरण्य बढ़ाया जा सके, उस पर काम किया जा रहा है। अब हमारी जो सरकार माननीय यशस्वी योगीनाथ जी की, अब मुझे लगता है महाराज योगी जी का इतना बड़ा काम चल रहा है कि आने वाले 3 साल में 2 से 3 साल लगेंगे। ये जिस तरह अयोध्या का विकास हो रहा है, हमारा विश्वनाथ धाम काशी का विकास हो चुका है, और इसी तरह उसी तर्ज पर हमारे नैमिष का विकास होगा। और इसकी रूपरेखा शासन के शस्त्र बैठ करके, जनप्रतिनिधियां बैठ करके साथ में एक बड़ी रूपरेखा बनाई गई है। आपको 2-3 साल में वो भी बड़ा परिवर्तन नजर आएगा। वो बड़े भाव से महाराज जी, हमारे मुख्यमंत्री जी योगी जी कह रहे हैं कि आप योजना बना के लेकर आओ, पैसे की कोई कमी नहीं है, आप ले जाइए और बिल्कुल मन भर करके भाव से वहां का डेवलपमेंट करिए। नगर निकाय चुनाव को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी देख रही है, क्योंकि माना जा रहा है कि ये लिटमस टेस्ट है 2024 का, और आप लोगों ने प्रभारी नियुक्त किए, तमाम सारी बैठकें की। एक चूक जो हुई थी सरकार से ओबीसी आरक्षण को लेकर, विपक्ष उसको लेकर के हमलावर है और तमाम जगह जाकर इस बात की चर्चा कर रहा है कि मंशा साफ नहीं है। विपक्ष ने जब दबाव बनाया, कोर्ट में मामला गया, तब जो भारतीय जनता पार्टी है का ध्यान ओबीसी आरक्षण के तरफ आया, ट्रिपल-टी की बात करने लगे, फिर कहे इसके बिना चुनाव हम नहीं कराएंगे, तो तमाम सारी बातें हुई। तो क्या आपको लगता है कि उस समय आप लोगों से चूक हुई थी, और आने वाले समय में क्या सिचुएशन रहने वाली है? देखिए, जहाँ तक चूक मंशा में 1% खोट नहीं थी, हाँ कुछ अधिकारियों के वजह से जैसे बताया कि ये पेपर लगा दो ठीक रहेगा, कुछ अगर नहीं लगा रहे कोई मतलब नहीं है, इसको जरूरी नहीं है। हो सकता है कहीं कुछ हुआ हो, लेकिन कहीं ना कहीं तो चूक हुई थी, जिसकी वजह से, लेकिन कोई मंशा खराब नहीं थी। कहीं किसी अधिकारी के चूक होने वजह से इतना डिले करना पड़ा। और ये जो आप बता रहे हैं कि विपक्ष ने हंगामा किया, न विपक्ष ने हंगामा नहीं किया, हमारी सरकार ने स्वतः संज्ञान लेकर के उस पर जा करके उसको कोर्ट में वहाँ पर अर्जी किया, और उसको दोबारा फिर अभी घोषणा करके दोबारा इलेक्शन करा रही है। ये विपक्ष की वजह से नहीं किया था सरकार ने स्वतः संज्ञान लेते हुए उस पर कार्रवाई की थी, और उस पर तुरंत और निर्णय लेते हुए आपने देखा होगा, निर्णय लेने के बाद में तुरंत उसका डिसीजन आ गया। ये निकाय चुनाव को लेके मैं एक सवाल और आगे बढ़ाना चाहूंगी पवन जी, और सवाल ये है मेरा कि निकाय चुनाव जब उत्तर प्रदेश में हुआ पिछली दफा, निगम में तो आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन पालिका और पंचायत में अगर सीतापुर की हम बात करें तो निर्दलीय जो कैंडिडेट्स थे उनको जनता ने ज्यादा पसंद किया। इसके पीछे क्या वजह थी? देखिए, ये बात सीतापुर की नहीं है, पूरे प्रदेश की बात होती है। होता क्या, कभी कभी हम लोग कैंडिडेट को ढूंढने में या छांटने में को लगता है कि नहीं, और कैंडिडेट कहता है कि नहीं हम सर निर्दलीय लड़ना चाहते हैं। ये अपने सामाजिक जो संरचना हमारी चुनाव इलेक्शन लड़ने की होती है, खास करके नगर के या ग्रामीण क्षेत्र के, ये पर्सनल पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। उसने अपने क्षेत्र के लिए क्या क्या किया, फिर सरकार ने क्या किया। तो बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट होने के बावजूद वो इसलिए सिंबल नहीं लेते हैं कि हम आराम से, हम पार्टी में तो है ही है, लेकिन जीत के आएंगे तो हम पार्टी में उसको आपने उनको टिकट नहीं दिया था कि उन्हें निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो सिंबल लेते ही नहीं, हम लोग देने के प्रयास करते हैं। उनका सिर्फ एक रीजन होता है कि अगर हम सिंबल ले लेंगे तो और सारे लोग कभी कभी उसमें शामिल नहीं हो पाते हैं। तो जो छोटे चुनाव होते हैं, सभासद हो गया या पार्षद हो गया, उनकी अपनी पर्सनल पकड़ होती है। हर घर में हर जात हर धर्म को मानते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से वो मेहनत कर रही है, काम कर रही है, लोगों को ध्यान रही है, चाहे राशन लेकर के हो, चाहे आवास को लेकर के हो, चाहे बिजली को लेकर हो, चाहे ये हमारे मातृत्व लाभ के लेकर के हो, चाहे किसानों के लिए लाभ लेकर के हो, हर क्षेत्र में एक बड़ा काम कर रही है। तो अब हर व्यक्ति पिछले बार के रिस्पेक्ट में अब पूरे मन से सिंबल भी ले रही है, और इस बार का जो इलेक्शन होगा वो आपको अविस्मरणीय और अचंभित करेगा। और फिर विपक्षी कहेंगे कि इसमें जिन निकल रहा है, फिर विपक्षी कहेंगे ईवीएम गलत है, फिर विपक्षी कहेंगे नहीं यहाँ पर चीटिंग हो गई या बेईमानी हो गई। फिर देखिए आप तैयार रहिएगा, विपक्षी हल्ला मचाने के तैयार रहेगा। हम बहुत शानदार प्रदर्शन करेंगे। अखिलेश यादव इस बार इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 80 लोकसभा सीट
पे मजबूती से लड़ेंगे और मैक्सिमम सीटों पे वो जीत हासिल करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में पहले जो चुनाव में तमाम सारी मुद्दे ला करके चुनाव लड़ते थे, उसको जनता को जो भटका करके चुनाव लड़ते थे, इस बार नहीं होने देंगे और 80 की 80 सीट वो जीतेंगे इस बार। देखिए, दो चीज़ें हैं, स्पष्ट है। अभी तक जितने भी उन्होंने प्रयोग किए, आपने देखा होगा, चाहे विधानसभा का हो और चाहे लोकसभा को, उन्होंने एक समीकरण बनाने की कोशिश किया, एक केमिस्ट्री बनाने की कोशिश किया। इतनी बड़ी पार्टी मिलने के बाद पिछली बार जो बोलता था कि सपा बसपा मिल जाएगा तो भाजपा उड़ जाएगी, रुकेगी नहीं, उड़ जाएगी हवा में। और उसका कंडीशन क्या हुआ? हाँ, कुछ सीटें हमारी कम जरूर पड़ी। इस बार तो जैसे माननीय हमारे सांसद जी भी कह रहे थे कि 75 सीटें मैं 2 और प्लस करता हूँ। नहीं, बहन जी 77 सीटें जीतेंगे हम लोग। अब देखिएगा इस बार। बहन जी ने कहा कि अखिलेश ने धोखा कर दिया, वो वोट ट्रांसफर नहीं करने दिया, हमारा वोट ले लिए। यही तो बात है। विपक्ष की अपनी जो अवधारणा है वो इस विकास को, इस देश को, इस प्रदेश को बचाने की नहीं है, वो पर्सनल लाभ कितना होता है। आज मायावती किस स्टेज पे थी, अखिलेश जी किस स्टेज पे थे और ग्रेजुअली किस स्टेज पर आ रहे हैं। होता क्या है कि जब आदमी जब परेशान होता है या कोई डिस्टर्ब होता है, साथी जो इनके एडवाइजर हैं वो इतने खतरनाक हैं कि इनको आगे नहीं बढ़ने देंगे। और एडवाइजर से घिरे पड़े हैं दोनों लोग, इसलिए आगे नहीं बढ़ सकते। अपने स्वयं विवेक ही नहीं यूज करते हैं। स्वयं विवेक यूज करें थोड़ा ठीक अच्छा हो सकता है, लेकिन स्वयं विवेक यूज नहीं करेंगे। और ये हमारे अपने प्रदेश की, अपने देश की भाग्य है कि स्वयं विवेक यूज भी नहीं कर पाएंगे। पर अब जो विपक्ष है वो थर्ड फ्रंट बनने की तैयारी कर रहा है। कई सारी पार्टियां हैं जो एक साथ अलायंस कर सकती है लोकसभा चुनाव में, क्योंकि बैठकें भी हो रही है, आप लोग भी देख रहे हैं। क्या वो आपको कोई थ्रेट लगता है? अभी आपने कल देखा होगा कि बड़ी कोशिश करने के बावजूद 4 नेता खड़े थे। आपने देखा अखबार में, आपने देखा होगा, तो 4 लोग खड़े होने के बावजूद इसमें क्या हुआ कि ये लोग कोशिश तो पूरा करते हैं। जब भावनाएं पवित्र नहीं होती वो सक्सेस मिलेगी नहीं। हमारी भावनाएं इनकी पवित्र है नहीं और स्वयं भू सब बनना चाहते हैं, सब ब्रह्मास्म है, कि हम ही ब्रह्मास्म में। तो होता क्या है, जब स्वयं भू बनना चाहते हैं या खुद बड़ा बनना चाहेंगे, तो जब किसी के अंदर नेक भावना हो, पवित्र भावना हो, एक दूसरे के जोड़ने की भावना हो, तब तो अच्छा कर सकते हैं। जैसे थोड़ा सा गठबंधन शुरू होता है तो प्रधानमंत्री की कौन बनने जा रहा है, नेता कौन बन रहा है दल का, उसको लेकर के खींचतान शुरू होती है और फिर से बिखर जाते हैं। होता क्या है, ये सब, ये हमारा जो छुपन छुपाई है ये होती रहेगी, ये लोग खेलते रहेंगे और हम लोग इसी तरह निर्भस भाव से ये हल्ला मचाते रहेंगे। और ये क्या बोलते हैं तो कुछ नहीं पता होता है, कुछ नहीं पता होता है। आज कुछ और बोलेंगे, कल और कुछ बोलेंगे। इसीलिए कैसे एक हो सकते? एक हो ही नहीं सकते। अगर एक हो गए तो हो ही नहीं सकते ना। ये तो बंदर बाट वाली बात है। थोड़ा इधर कम कर लेंगे, उधर का ज्यादा रख देंगे, ज्यादा कम कर लेंगे, उधर काटते रहेंगे। कोई रास्ता आप लोगों ने कोई रास्ता बनाया? अगर एक हो गए तो क्या करेंगे? नहीं, एक हो ही नहीं सकते। और वैसे हमारे लोगों को तो ये एक सब लोग हो जाए तब भी हमारे पार्टी जो हमारे विकास के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जो काम कर रही है, उसकी वजह से हम लोग अच्छे से कंडीशन में है और आगे भी और अच्छे कंडीशन होते चले जाएंगे। जाहिर बात है कि जो विकास का मुद्दा होगा और सुशासन का मुद्दा होगा, माननीय योगी जी ने आपने देखा होगा, जो बोला था मिट्टी मिला दूंगा, और मिट्टी मिला के दिखा भी दिया कि जो इस देश में, इस प्रदेश में आपको भ्रष्टाचार, आपको अपराधीकरण, आपको संगठित अपराध को कह दिया खत्म कर देंगे, तो ये आखिरी संगठित हमारा अपराध था। अब इसके बाद हमारे प्रदेश में संगठित अपराध नहीं हो सकते। विपक्ष बचेगा या नहीं? विपक्ष तो हमको सफाया होगा। नहीं, ऐसे जिस तरह नहीं, देखिए 2 चीजें बताएं आपको कि विपक्ष सफाया मतलब अपने अपराधीकरण से होगा, अपने भ्रष्टाचार से होगा, अपने बड़बोलेपन से होगा, अपनी घटिया नीतियों से होगा। हमारे अपनी नीतियां हैं, हम अपने डेवलपमेंट, अपने प्रदेश के डेवलपमेंट, अपने लोगों का डेवलपमेंट करना चाहते हैं, ना कि हम विपक्ष खत्म करना चाहते हैं। मैं तो चाहता विपक्ष रहे, हमें ऐसा नहीं हमारी भावना विपक्ष खत्म, विपक्ष भी होना चाहिए, विपक्ष होना चाहिए और जरूर होना चाहिए। हमारे लोकतंत्र में विपक्ष नहीं तो मजा नहीं आता है। विपक्ष अपने आप को स्वतः खत्म कर रहा है, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी, तमाम सारी बातें कहने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया पवन सर।